नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब कक्षा 10 विज्ञान विषय के अमसाल पेपर को हल कर रहे थे, जिसमें हमने 2023 के प्रश्नों को हल किया था। सेट 1 से लेकर के 4 तक को हल कर लिया। 5वें सेट के हमने पिछली कक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम इसके वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, सेट 5 के, जिसका कोड है 824 EN। तो चलिए देर ना करते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसमें वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहां लिख देते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। चलिए हम लिख लेते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या r दिया गया है, अवतल है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं 40 सेंटीमीटर है। फिर है इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो u बराबर दे दिया है -15 सेंटीमीटर रखी हुई है। दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति तथा किरण आरेख बनाइए। तो यानी v पूछ रहा है और यहाँ पर किरण आरेख की बात कर रहा है। किरण आरेख। चलिए देखते हैं इसको हल कर। इसका सॉल्यूशन देखें। सूत्र होता है F बराबर r/2। F बराबर r/2। हम मान रख देते हैं, r का मान है -40/2, तो F का मान मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब यहीं पर हम फार्मूला लिख देते हैं दर्पण सूत्र से और लिख देते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहीं पर हम मान रख देंगे। तो फोकस दूरी दी गई है -20 सेंटीमीटर, v हमें फाइंड करना है और ये दिया गया है -15 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 -1/20। हल करोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 20 3 60, 15 चौको 60, तो ये मान मिलेगा 1/60। तो v की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया, इसके क्या मिला, हमें मिल गया इसका कि ये जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 60 सेंटीमीटर पर होगी। ये पहला हमें मिल गया। अब कह रहा है कि इसका किरण आरेख बताइए। तो चलिए हम इसका किरण आरेख भी बना लेते हैं। यहाँ पर किरण आरेख यहाँ लिख देते हैं, किरण आरेख देखेंगे। हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं एक अवतल दर्पण, ये हो गया। यहां से इसके एक मुख्य अक्ष को खींच देते हैं, ये इसका ध्रुव हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इसकी फोकस दूरी दी गई है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इसका f हो जाएगा। इसके 2 गुनी दूरी पर इसका जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, तो अब वस्तु कहां पर है, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। यानी अगर ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो दिया गया है, हम 15 सेंटीमीटर पर वस्तु है, तो हम वस्तु को कहीं यहां दिखाएंगे कि यहां ये वस्तु रखी हुई है AB, और ये इसकी दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हम 2 किरण आरेख दिखाएंगे, एक इसके सीधे यहां से, एक इसके समांतर दिखाएंगे किरण आरेख, जो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के जाएगी ऐसे, और इसको हम यहाँ पीछे बढ़ा लेते हैं कहीं ऐसे, और दूसरी किरण आरेख हम इसके यहाँ से दिखा दें, वक्रता केंद्र से होकर की जा रही है ऐसे। तो जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी वो इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो हम यहाँ पर इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और ये जहां पर एक दूसरे को काट दें वहीं पर ये मान लिया जाता है कि इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा ऐसे। यहां पर हम इसकी प्रतिबिंब की स्थिति दिखा देते हैं A' B', और यहां से इसकी दूरी दिखाते हैं कि ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो यही हो जाएगा इसका किरण आरेख। यहाँ इसके क्या कहते हैं, प्रकृति के बारे में नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं लिखना है, बस ये प्रश्न हो गया, नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाली किरण आरेख बनाइए जब पहला कंडीशन का दिया गया है। क्या कह रहा है कि वस्तु अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो। जब वस्तु F व प्रकाशिक केंद्र, यहां पर C से लिखते हैं, प्रकाशिक केंद्र C के मध्य हो। ये पहला कंडीशन है। तो चलिए हम यहां पर इसका किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख ही बनाने के लिए कह रहा है, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा अभिसारी लेंस, इस तरह से बना लेते हैं। ये एक हो गया अभिसारी लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ एक F1 होगा, ये इसका F2 हो जाएगा या 2F1 कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा इसका 2F2। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब कह रहा है कि वस्तु कहाँ है, वस्तु है फोकस और C के मध्य, यानी वस्तु कहीं यहाँ पर रखी हुई है। ये बात कर रहा है कि वस्तु यहाँ पर है, ये AB कोई वस्तु है, ठीक है। तो अब यहां से हम फिर से वही उसी तरह से प्रकाश किरण दिखाएंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर डालें ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। तो ऐसे यहां से दिखा देंगे कि ये जा रही है और ये फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाएगी। दूसरा, हम इसके यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर के डाल दें, तो देखें अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के आएगी, यहां से हम बना रहे हैं, देखेंगे आप लोग ऐसे, तो ये इसी मार्ग से वापस निकल जाएगी। तो आप देख रहे हो इधर इनकी दूरी बढ़ती जा रही है लगातार, तो हम इनको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, और इस रेखा को भी हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद में इसको आप लोग जब पटरी से बनाएंगे तो थोड़ा सही बनेगा, मान सही रख करके। तो ये जहां पर ये आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी, मान लेते हैं कि यहां पर ये आपस में मिल रही थी इस तरह से, तो ये जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब A' और B' बन जाएगा। तो ये था पहला प्रतिबिंब। कह रहा है कि प्रतिबिंबों की प्रकृति भी बताइए, तो इसकी हम यहीं पर लिख देंगे प्रकृति। लिखेंगे प्रकृति में कि प्रतिबिंब देखिए इधर बनना है, तो आभासी कामा सीधा, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा होगा। तो ये पहली स्थिति बन गई। अब इसी में खा करके दूसरा प्रश्न दिया है कि जब वस्तु फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के मध्य हो, यानी जब वस्तु F व 2F के मध्य हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं एक लेंस, अभिसारी लेंस, ऐसे करके बनाएंगे। ये हो गया अभिसारी लेंस, और यहां से ये खींच देते हैं, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, और इसको हम यहां पर लिख देते हैं F2, और यहां लिख देते हैं 2F2। चलिए, कह रहा है वस्तु कहां हो, F1 और 2F1 के मध्य। हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है AB। एक प्रकाश किरण आप ऐसे दिखाएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, F1 से F2 से होकर के गुजर जाएगी। दूसरा, हम इसके प्रकाशिक केंद्र से डाल दें, ऐसे जाएगी। आप लोग थोड़ा और सही बनाएंगे, ऐसे यहां से जाएगी, और परावर्तन के पश्चात ये यहां पर कहीं आपस में एक दूसरे को काट देगी, और जहां पर ये काटेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A' B'। अब हम इसकी प्रकृति यहां पर लिख लेंगे। देखेंगे प्रकृति में कि प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा व वस्तु से बड़ा होगा,
तो इस तरह से ये इन प्रश्नों का उत्तर होगा, अब लोग नोट करेंगे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक नीचे परिपथ दिया गया, हम पहले इस डायग्राम को बना लेंगे, तो इधर बना लेते हैं। देखें, एक डायग्राम है, इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है और इस बैटरी की वोल्टेज दिखाई गई है 12 वोल्ट। यहाँ पर प्रतिरोध है, एक ये 10 ओम है, एक ये 10 ओम का है। सॉरी, इसमें कहीं सही से दिख नहीं रहा है, ये 40 ओम का है, 10 ओम नहीं है, 40 ओम है। यहाँ पर दिया गया है ये 30 ओम है, ये है 20 ओम और ये दिया गया है 60 ओम का, ये है 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ओम 40, हाँ सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पहला प्रश्न है का कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुल प्रतिरोध क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन खा है इसी में कि संपूर्ण धारा का मान बताओ कि ये क्या होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले इन प्रतिरोधों को मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, इसको मान लेंगे कि ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। 5 प्रतिरोध दिए गए, पांचों को मान लिया गया। अब आप हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये दोनों जो प्रतिरोध हैं ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये तीनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले इनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ लेंगे और इनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। फिर इनका जो आपस में तुल्य प्रतिरोध आएगा उनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा और यही हमारा संपूर्ण प्रतिरोध मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं का के लिए। पहले देखेंगे कि R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो जब इनको समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो हम यहां पर मान लेते हैं RP1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2, मान रख देंगे तो 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम इसका आएगा 40 और ये हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस 1, यानी कि मान मिल जाएगा 5/40। तो RP1 बराबर मिलेगा 40/5, तो 5×8 = 40, यानी मिल गया 8 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया 8 ओम। अब हम इसको हल करेंगे, फिर लिखेंगे कि R3, R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम इसको लिख देते 1/RP2, तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, मान रख देंगे 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, 20 3 60 और 60 एकम 60, 3 2 5 1 6/60, भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो RP2 मिलेगा हमें 10 ओम। तो अब हम यहां से लिखेंगे, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर RP1 प्लस RP2, यानी जो इनका तुल्य प्रतिरोध आया है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो ये हो जाएगा RP1 मिला है 8 और RP2 है 10, तो बराबर हो जाएगा 18 ओम। ये हमारा पहला उत्तर होगा। और इसी में
खा कह रहा है कि संपूर्ण धारा बताइए, तो लिखेंगे कि चूंकि V बराबर I इंटू आर, ये ओम का नियम कहता है, तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। और यहां आप देखेंगे प्रतिरोध विभवांतर दिया गया है 12 वोल्ट और प्रतिरोध आ रहा है 18। भाग करोगे जब इसको तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। भाग करोगे 2 से तो दशमलव लगाओगे 20, 3 छक 18, तो 0.67 एम्पियर ये हमारी कुल धारा हो जाएगी। अब इसे नोट करेंगे, देखिए उम्मीद करते हैं आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 और ये हमारे क्या कहते हैं विद्युत जनित जनरेटर से संबंधित है, सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करेंगे उपखंड खा यानी केमिस्ट्री के सवालों की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, और 25 कह रहा है कि इनका यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखो। यौगिकों का या निम्न यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखो, आईयूपीएसी नाम लिखो। पहला है का नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। खा दिया गया है द्वितीयक यानी सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। गा दिया गया है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और डी दिया गया है यानी घा दिया गया है एसिटिलीन, एसिटिलीन। इस तरह से ये हमारे चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आगे और नहीं है। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इनका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो सबसे पहले जाने कि आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले अब यहां पर एक काम करेंगे कि सबसे पहले इनकी आप संरचना लिख लीजिए। संरचना जब बना लेंगे तो आईयूपीएसी नाम लिखना आसान हो जाएगा। तो देखिए इनकी संरचना क्या हो जाएगी, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन की जो संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, 2 2 4 और ये हो जाएगा नियोपेंटेन, 2 2 4 1 5। अब इसकी संरचना बना ली। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल कह रहा है, तो ब्यूटिल अल्कोहल है यानी कि इसकी संरचना बन जाएगी CH3 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 OH CH3, ये ऐसा हो जाएगा। अगला बन जाएगा यहां पर सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, तो यहां पर ये ऐसा नहीं बनेगा बल्कि ऐसी संरचना हो जाएगी CH2 CH3, ये संरचना बन जाएगी। अब इसको देखें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो इसके लिए भी आप जो है संरचना बना लेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप यहां पर एसिटिक एसिड लिखें COH और ये हो जाता है CH3COH। तो अब यहां पर क्या करोगे कि जब हमें लिखना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो ट्राइक्लोरो है तो यहां के तीनों हाइड्रोजनों को हटा करके इससे 3 हम क्लोरीन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर एसिटिलीन, अब जानते हो कि 2 कार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक एक से हाइड्रोजन। अब इनका आप आईयूपीएसी नाम लिख देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं आईयूपीएसी नाम। आप आईयूपीएसी नाम देखोगे इसका तो क्या हो जाएगा, एक आपकी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी और इस दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऊपर मेथिल समूह जुड़ा है और एक यहाँ पर नीचे जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 2,2, आईयूपीएसी नाम है 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसका नाम जब देखोगे तो इधर से हम अंकन कर लेंगे 1 2 1 2 3 4, दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल या ब्यूटेन आल 2। अब इसकी बात करोगे तो यहां पर देखो ये पहला कार्बन होगा और ये दूसरा कार्बन। हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को ही पहला कार्बन माना जाता है, तब इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम होगा
222 ट्राई क्लोरो, 222 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, एथ, और 111 है तो आइन, एथाइन इसका आईपीएससी नाम होगा, नोट करेंगे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्या होता है जब, केवल समीकरण लिखिए, क्या होता है जब, होता है जब, और कह रहा है कि केवल समीकरण लिखिए, बाकी और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। पहला कह रहा है कि चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। अगर चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, तो इसका केवल रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो देखेंगे चूने का पानी सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का अवक्षेप बन जाएगा और प्लस H2O अलग हो जाएगा। तो ये होगा इसका रिएक्शन। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन गैस से कराई जाती है। तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये शुष्क है, और इसमें शुष्क क्लोरीन की क्रिया करा दी जाए, शुष्क क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस है, तो ये बनाता है CaOCl2 प्लस H2O, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम। जब इस जिप्सम को हम गर्म करते हैं तब इसमें से जल के कुछ अणु निकल जाते हैं और ये बना लेता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O अलग हो जाता है, और इसी का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहा जाता है POP। नोट करेंगे। चौथा इसी में घा दिया गया है कि सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, तो इसको भी देख लीजिए, ये है सोडियम धातु Na, और जब इसकी क्रिया होगी जल से H2O से, तो जल से जब ये क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी ये मुक्त करेगा, तो ये बना लेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2 गैस, सोडियम ऑक्साइड और H2 गैस। यहां पर इसके लिए 2 अणु लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 27। इसी में अथवा करके टिप्पणी लिखने के लिए दे रहा है, तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए इसी का हम अथवा करके हल करते हैं। देखेंगे 27 में ही अथवा करके दिया गया है और कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखो। किस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, तो देखेंगे पहला कह रहा है क भर्जन, भर्जन, तो भर्जन पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी में लिखेंगे, लिखें, लिखो सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर, उसके गलनांक से निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। देखो इस क्रिया से, इस क्रिया द्वारा
अयस्क में उपस्थित जल व कार्बोनेट अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखेंगे यानी हाइड्रोक्साइड और जो कार्बोनेट होता है ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये कैलामाइन ले लिया जाए CaCO3 और इसका भर्जन करा दिया जाए, तो भर्जन जब होगा तो ये बना लेगा CaO प्लस CO2 यहाँ से अलग हो जाएगा, तो यही क्रिया कहलाता है। अगर ऐसे लिख लिया जाए कोई CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड और अगर इसका भर्जन करा दिया जाए तो यहाँ से जल निकल जाएगा, ये बना लेगा CaO प्लस H2O, तो ये क्रिया होती है भर्जन की। दूसरा दिया गया है उभय अपघटन, खा है उभय अपघटन। उभय अपघटन का मतलब है कि द्विविस्थापन अपक्रिया को ही उभय अपघटन के नाम से जाना गया है। तो परिभाषा देखें वह क्रियाएं जिनमें परमाणु या परमाणु समूहों का आपस में विनिमय हो जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिख लेंगे, जैसे AgNO3 प्लस NaCl। तो अब इसमें होता क्या, इनमें अपने आयनों का विनिमय हो जाता है, ये बना लेता है AgCl प्लस NaNO3। तो इसी को कहा जाता है उभय अपघटन। तीसरा देखेंगे टिप्पणी के लिए कह रहा है संक्षारण। तो संक्षारण में लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे धातुओं की बाहरी सतह का वायु तथा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। और इसके लिए उदाहरण लिख लेंगे, जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे नंबर 1, लिखें जैसे लोहे की सतह पर जंग का लगना। दूसरा लिखेंगे चांदी की सतह का काली हो जाना। तो इस तरह से ये हमारा सेट 5 824 PN भी आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से अच्छी तरह से चालू रखिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। तो अब हम मिलते हैं अगला सेट लेकर के, सेट 6 को। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।